यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी क्लीन स्वीप करने की जुगाड़ में है तो विपक्षी दल उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर आगामी विधानसभा चुनाव के माहौल को अपने पक्ष में करना चाहता है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब कहां किसका पासा पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को जिस तरह से कांग्रेस उठाते हुए नजर आई, उससे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दबाव में आती हुई दिखाई दी है। लेकिन सपा बसपा महज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रही। प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ हाथरस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की जंग में कूद पड़े। हाथरस ने कांग्रेस की मौजूदगी में सियासत चरम पर पहुंचने लगी है। सात सीटों पर होने वाले सेमीफाइनल में सबसे पहले बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से 6 सीटों पर चेहरे सामने कर दिए गए हैं, जिसमें उन्नाव के बांगरमऊ से आरती वाजपेयी के नाम पर मुहर लगाई है। ये सीट बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद से खाली हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने नौगांव सादात से डॉक्टर कमलेश सिंह को टिकट, बुलंदशहर से सुनील चौधरी को टिकट, टूंडला सीट से स्नेहलता को टिकट मिला, घाटमपुर सीट से कृपा शंकर को टिकट, देवरिया से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को टिकट। पिछले कुछ दिनों से सपा कार्यकर्ता तो काफी सक्रिय है, लेकिन ये सोचना कि हर मसले पर अखिलेश यादव को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी शायद ये भूल गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लोग नेताजी क्यों बुलाते हैं। कांग्रेस की ही तर्ज पर अखिलेश यादव को जनता के मुद्दे पर उनके साथ जमीन पर खड़े दिखाई देने की जरूरत है। हालांकि उपचुनाव के लिए सपा ने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सपा ने टूंडला विधानसभा सीट के लिए महाराज सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया है, तो घाटमपुर सीट से इंद्रजीत कोरी पर दाव लगाया है। वहीं मल्हनी से लकी यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि नौगावा सादात सीट से सैयद जावेद अब्बास को मौका दिया गया है। वहीं इस बार आरएलडी ने बुलंदशहर में प्रवीण कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और बाकी 6 सीटों पर सपा को समर्थन देने की बात कही है। बड़ी बड़ी रैलियां करने वाली बसपा की पहचान अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ये वही बसपा है जो दलित और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी होती रही है और सरकार को रैलियों के माध्यम से घेरने का प्रयास करती थी। उपचुनाव को लेकर बसपा की बात करें तो बीएसपी ने देवरिया विधायक जन्मेजय सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर अभयनाथ त्रिपाठी के नाम की घोषणा की। वहीं अमरोहा के नौगावा सादात सीट के लिए बीएसपी की ओर से फुरकान अहमद ताल ठोकेंगे। आने वाले 2022 में निश्चित इस प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी होंगी। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने पत्ते भले ही नहीं खोल रही हो, लेकिन अंदर खाने तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में वर्चुअल समीक्षा बैठक भी हो रही है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के हीरो भले ही 1-1.5 साल के लिए सिलेक्ट होंगे, लेकिन यही परिणाम 2022 की पिच तैयार करेंगे। लिहाजा हर कोई हर मौके को बुनाना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग है। 22 का मैदान है, लेकिन 20 का छिड़िया संग्राम है। और क्या जमीनी हकीकत है, तैयारियां क्या कहती हैं, प्रत्याशियों को लेकर जनता के मन में क्या है। कोरोना काल के बाद बहुत कुछ सियासत में बदल गया है, सियासी तौर तरीकों में बदल गया है। हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र हैं, देवरिया की सीट की जानकारी हमारे साथ विकास शाही देने के लिए जुड़ गए हैं, और साथ ही कानपुर से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे विकास आपका करेंगे। जन्मेजय सिंह की मृत्यु के बाद यहां पर सीट खाली हुई है देवरिया सदर की, क्या तस्वीर यहां पर बन रही है, किस तरह का सियासी समीकरण है? जी शरद जी, बता दें आपको कि जन्मेजय सिंह की मृत्यु के बाद जो रिक्त हुई सीट पर जिस पर उपचुनाव होना है, वहां पे वर्तमान स्थिति देखा जाए तो भाजपा थोड़ी सी मजबूत है, क्यों? और यहाँ पे भास्कर मणि त्रिपाठी को कांग्रेस ने दिया है। पिछली बार जेपी जायसवाल को जो जन्मेजय सिंह थे लगभग 50,000 वोट से हराया था। उस वक्त बसपा के अभय मणि त्रिपाठी तीसरे नंबर पर थे, फिर बसपा ने उन पर दाव खेला है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त दिख रही है उसमें भाजपा मजबूत है।
लेकिन एक ही जो है, अगर जो विधायक थे अगर उनके परिवार से टिकट नहीं मिलता है तो सहितवार वोट है, क्योंकि सहितवार विरासती से जन्मेजय सिंह आते थे, वो वोट अगर डाइवर्ट होता है तो बीजेपी संकट में पड़ सकती है। नहीं तो फिलहाल जो समीकरण है उसके हिसाब से भाजपा थोड़ी बहुत बड़ी दे रही है, लेकिन अभी सपा ने अपना जो पत्ता नहीं खोला है और भाजपा ने भी अपना टिकट नहीं दिया। जो दोनों टिकट आ जाएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन किस पे कितना भारी है। बिल्कुल विकास, ये देवरिया सीट का दांव है, लेकिन बात अगर राजधानी लखनऊ से सटी कानपुर की घाटमपुर सीट की करें तो यहां पर भी कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इस बार दिलचस्प मुकाबला है। विवेक हमारे साथ बने हुए घाटमपुर के समीकरण, विवेक क्या करें? और क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहले चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे है, 7 सीटों पर है, तो इस बार प्रचार का तरीका भी बदला हुआ है, गाइडलाइंस भी अलग तरह की है, तो जमीन पर तस्वीरें किस तरह की हैं और समीकरण क्या कहते हैं? विवेक, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी उपचुनाव है, क्या स्थितियां जमीन पर आप देख रहे हैं? प्रत्याशियों के ऐलान के बाद किस तरह की गहमा गहमी अब है? बिल्कुल शैलेंद्र, फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री रहे थे एसपी सिंह बघेल, वो टुंडला विधानसभा से यहाँ से विधायक थे, मंत्री बने। हालांकि आगरा से सांसद वो बनने के बाद उन्होंने ये सीट को छोड़ा। इसके बाद उपचुनाव टलते गए, एक बार और उपचुनाव हुए थे, उसमें नंबर नहीं आया टुंडला का, लेकिन इस बार बोगल फोका है और टुंडला में इस बार बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, कांग्रेस ने स्नेहलता बबली को प्रत्याशी बनाया है, बसपा ने चक को प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने महाराज सिंह धनगर। तो यहाँ जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको समीकरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से 7 सीटों पर उपचुनाव का रण है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2020 में ये उपचुनाव की 7 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है और विपक्ष के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि पिछले कुछ वक्तों में जिस तरह से विपक्ष हमलावर दिखा है, मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरा है, सियासी करवट बदलने का यह बड़ा दांव हो सकता है। 7 सीटों पर विपक्ष कितना माहौल बदल पाया है, लोगों में मुद्दे को लेकर लहर बना पाया है, इन तमाम बातों का लिटमस टेस्ट इन 7 सीटों पर हो जाएगा जब यहां पर उपचुनाव होंगे। तैयारी सबकी है और सबकी यही कोशिश है कि इस बार यहां पर जो समीकरण है, क्योंकि 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, तो क्या भगवा दुर्ग में विपक्ष सेंध लगा पाएगा? बहुत प्रयोग हुए थे यूपी की राजनीति में, विधानसभा के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान। अब यहां पर आरएलडी और सपा इनमें से 7 सीटों में साथ में लड़ रहे हैं। 1 सीट आरएलडी को दी गई है और 6 सीटें सपा वहां पर लड़ रही है। दोनों के बीच एक अघोषित लगातार गठबंधन है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंदशहर में भी उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो बुलंदशहर की स्थिति क्या कुछ कहती है? बुलंदशहर के सियासी समीकरण क्या है? इस बार कोरोना काल के बाद हो रहे चुनाव को लेकर क्या माहौल है वहां पर? जी शैलेंद्र, बता दें अभी तक बसपा ने अपनी टिकट को क्लियर कर दिया है और आजाद समाज पार्टी ने कर दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपनी कोई भी टिकट अभी तक क्लियर नहीं की है, क्योंकि जो मृतक वीरेंद्र थे सिरोही, उनके 2 बेटे टिकट मांग रहे हैं, उनकी बीवी टिकट मांग रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने कोई भी टिकट क्लियर नहीं की है। और जो अभी तक जो समीकरण है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ पर लेकिन इस बार जब कोरोना के बाद चुनाव हो रहे हैं तो तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि नामांकन की तारीखें भी अब शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां क्या कुछ हैं? इस बार बदले हुए नियमों के साथ बदले हुए गाइडलाइंस, कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है, तो क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं अभी? जी प्रशासन तो लगता है यहाँ पर मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहां पर उपचुनाव की तैयारियां परवान पर है। नामांकन अब शुरू हो चुका है और उसके बाद मुकाबला होगा 7 सीटों पर। और देखने वाली बात होगी कि जब 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, तो अब विपक्ष कितनी सेंधमारी कर पाता है और बीजेपी किस तरह से अपनी सीटों को बचा पाते हैं।